Hello friends, welcome back to the channel. So I solved another PYQ paper. You can see that PGT Geography 2016. तो ये आई थिंक मध्य प्रदेश का पेपर था, ठीक है, यानी MPSC करके था। तो हमको जियोग्राफी क्वेश्चन से मतलब है और वो PGT के लेवल का ही था। तो आई थिंक ये आप कोई भी स्टेट का हो वो मैटर नहीं करेगा, आपको ये हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टॉपिक जो आया था, ये जो भी आया था मे नॉट बी द फर्स्ट टॉपिक बिकॉज द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक्स okay or information I skip that. I don't note it here because you already know that, so no point of wasting your time or just noting it down for the sake of just taking notes, right? Okay, so I hope you have understood my purpose, and let me share whatever I collected here in the form of notes, and definitely I hope it will help you. So वेस्टर्लीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जान लेना चाहिए कि वेस्टर्लीज दैट इज एंटी ट्रेड्स, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी ट्रेड्स बिकॉज दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड द ईस्ट इन द मिडिल लैटिट्यूड्स बिटवीन 30 एंड 60 डिग्रीज लैटिट्यूड। तो वेस्टर्लीज किसके अंदर फॉलो होता है वो भी आपको जानना चाहिए। तो 30 एंड 60 डिग्रीज के बीच में वेस्टर्लीज जो है फ्लो करता है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द हाई प्रेशर एरियाज इन द हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में पता लगा है, ठीक है, एंड ट्रेंड टुवर्ड्स द पोल्स एंड स्टीयर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन दिस जनरल मैनर। तो बेसिकली ये मैंने जो पूरा लाइन से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो यहाँ पर मैं तो आपको समझने दिया और समझाने दिया, क्या बोलते हैं यार, ये समझा दिया। और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है वो चीज़ें आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या देखो क्या क्या सीखने को मिला वेस्टर्लीज इस पॉइंट से कि वेस्टर्लीज जो है इसका और एक नाम क्या है, एंटी ट्रेड है। क्यों एंटी ट्रेड विंड है? क्योंकि ट्रेड विंड क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है, और वेस्टर्लीज जो है ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है, इन्हें पूरा रिवर्स, इसलिए इसको एंटी ट्रेड बोला जा रहा है। और ये इसका एक्सटेंड क्या है, ये 30 to 60 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में मिलता है इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। एंड ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, हॉर्स लैटिट्यूड से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, और वहाँ से ये तो हॉर्स लैटिट्यूड तो आपका 25 to 35 इसके बीच में ही पड़ता है हॉर्स लैटिट्यूड। तो वहाँ पे एक्चुअली ये वेस्टर्लीज जो है ओरिजिनेट होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये बात है। और देखो क्या एक्चुअली दे ओरिजिनेट इन दी हाई प्रेशर एरियाज, ठीक है। नाउ इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन। तो देखो फॉर फीमेल रूरल टू रूरल फ्लो कॉन्स्टिट्यूट द डोमिनेटिंग कैटेगरी व्हेयर एज फॉर मेल इट इज़ रूरल टू अर्बन। एंड मैंने ये भी सोचा है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने ये तो नोट किया, अब जो मैं बोल रहा था कि आप खुद से सॉल्व करो तो वो भी मैं ही करवा दूंगा, ठीक है। तो आप चाहे तो अगर आपको मन ना करे तो आप वीडियो के थ्रू भी वो कर सकते हो, और जिसका मन होगा वो तो कर ही लेगा, ठीक। तो वो वीडियोस भी मैं लाऊंगा कि यहाँ पर बस जैसे आपको दिख रहा है कि नोट्स दिख रहे हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर जो था वो दिखेगा, और वहाँ पर मैं आपको आंसर टिक करके दूंगा, यानी सॉल्व करूँगा मैं, और जितना हो सके एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है, वैल्यू एडिशन के तौर पे। नाउ इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन तो क्या है, इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या है, सॉरी इंटर डिस्ट्रिक्ट है नहीं है, पर इंटर डिस्ट्रिक्ट है, यानी एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, ओके। नाउ सो फॉर फीमेल रूरल टू रूरल फ्लो कॉन्स्टिट्यूट द डोमिनेटिंग कैटेगरी व्हेयर एज फॉर मेल इट इज़ रूरल टू अर्बन। तो मेल पॉपुलेशन क्या करते हैं, रूरल टू अर्बन में चले जाते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी और टू गेट दी जॉब अपॉर्चुनिटी। एंड जो फीमेल है वो बेसिकली मैरिज के कारण एक गांव से एक रूरल एरिया से और एक रूरल एरियाज में शिफ्ट करना पड़ता है उन लोगों को। तो इट इज सीन दैट फॉर फीमेल रूरल टू रूरल कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ माइग्रेशन फ्लो व्हिच इज लेस देन 30% फॉर मेल, ठीक है। तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन में फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन 60% है और मेल का कॉन्ट्रीब्यूशन की 30% से भी कम है। रूरल टू रूरल माइग्रेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया अकाउंटिंग फॉर 62% ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स। जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन इंडिया में प्रिवेलेंट है और ये लगभग 62% है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेशन अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स, ठीक है। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, रूरल एरियाज भी है अर्बन भी है। तो रूरल टू अर्बन जो जा रहा है वो
20% है और रूरल टू रूरल जो है वो 62% है, ये बोल रहा है। अब देखो ग्लेशियर्स इन काराकोरम, तो काराकोरम रेंजेस में बहुत सारे ग्लेशियर्स है, उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, सियाचिन है, बाल्टोरो है, ब्याफो है, ड्रंग ड्रंग ग्लेशियर, ये सारे काराकोरम में ही लोकेटेड है। क्या क्या नेम आपको पता चला, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, ड्रंग ड्रंग, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, ड्रंग ड्रंग, ये ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है, काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। नाउ ग्लेशियर ऑफ द सेंट्रल हाईएस्ट माउंटेन्स इंक्लूड हिस्पार, चोको, लुंगमा, ब्राल्डू, ब्याफो, बाल्टोरो एंड इट्स फेमस कॉन्कॉर्डिया जंक्शन एंड सियाचिन। तो वही कॉपी पेस्ट यहाँ पर हुआ है चीज़ों, तो एक और नया नाम मिला आपको, देखो चोगोलुंगमा एंड हिस्पार, देन ब्राल्ड्यू, ये सारे ग्लेशियर्स भी काराकोरम में ही लोकेटेड है, ठीक। और सियाचिन जो है ये आपका फेमस है एंड ये अराउंड 70 किलोमीटर लॉन्ग है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। अब देखो सोनापानी ग्लेशियर, तो एक्चुअल में क्वेश्चन जो था वो इसके रिगार्डिंग था कि कौन सी काराकोरम में लोकेटेड नहीं है, तो ये सोनापानी ग्लेशियर जो है ये काराकोरम में लोकेटेड नहीं है, क्वेश्चन में था ये, ठीक है। तो सोनापानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द चंद्रा बेसिन ऑफ लाहुल वैली ऑन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द मेन पिरपंजल रेंज ऑफ द गारोवाल वेस्टर्न हिमालय। तो सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है, चंद्रा बेसिन ऑफ लाहुल वैली में लोकेटेड है या फिर पिरपंजल रेंज में लोकेटेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द पिरपंजल रीजन एंड इज अबाउट 30 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो ये पिरपंजल रेंज का लार्जेस्ट ग्लेशियर है सोनापानी ग्लेशियर, और सियाचिन हमारा काराकोरम का है या फिर इंडिया का है। नाउ अर्थ रोटेशन के बारे में कुछ चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। द अर्थ रोटेशन स्पीड इज हाइस्ट एट द इक्वेटर वेयर इट इज नियरली 1600 और एग्जैक्ट स्पीड इज 1667 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अर्थ रोटेशन जो स्पीड है वो इक्वेटर में सबसे ज़्यादा है, पोल अगर हम पोल में चले जाए तो वहाँ पर लगभग 0 है। यहाँ पर देख सकते हो कि द अर्थ रोटेशन स्पीड इज ओनली 0.408 किलोमीटर्स, यानी 4 टाइम्स 0 एंड 8 किलोमीटर्स पर आवर नियर दी पोल्स, जो कि इक्वेटर में 1667 किलोमीटर पर आवर है। नाउ द ब्रिक्स, तो ये एक फुल फॉर्म है ब्रिक्स, क्या देखो कुछ कंट्रीज 5 कंट्रीज को लेकर बनाया गया था ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या कंट्री है कि बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में जो था कि कौन सी ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, ये पर का मेंबर नहीं है, तो भूटान एंड कनाडा, तो बाकी सारे ही जो अगर कोई भी कंट्री का नाम दे दे तो वो मेंबर नहीं होगा, बट ये ज़्यादातर केस में भूटान को पूछ लिया जाता है, पर पाकिस्तान को पूछ लिया गया क्योंकि ये हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, तो किसी एक का नाम दे दिया तो आपको पॉइंट आउट करना है कि कौन ब्रिक्स का पार्ट नहीं होगा। ऐसे ये पुराना क्वेश्चन है ब्रिक्स जो भी है, आई थिंक बहुत सारे नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है क्या ब्रिक्स आज भी एग्जिस्ट करता है, तो ये एक बार सर्च करो ना क्या स्टेटस है इसका। देखो नाउ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये क्वेश्चन लगभग हर क्वेश्चंस में हर एग्जाम में आ जाते हैं। देखो कि कुछ रिवर के नाम दिया जाता है और फिर आपको अरेंज करना बोलते हैं, तो ये एक सीक्वेंस कुछ याद रखना, मैंने कलेक्ट किया है। तो दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा, ये एक सीक्वेंस हो सकता है, दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा। बेस्ट तो ये होगा कि आप मैप से पढ़िए, ठीक है। मैं मैप का भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, यानी जो एनसीईआरटी में जो सारे मैप्स दिए गया है उसका कलेक्शन बनाऊंगा मैं, ठीक है। पहले थोड़ा ये PYQs वगैरह सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि और भी एग्जाम्स आने वाला है, तो वहाँ पर हो सकता है कि काम में आ जाए ये PYQs, ठीक है। तो इसलिए अभी इसी पे PYQs पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा, ये एक सीक्वेंस हो गया, यानी पहले नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में दामोदर है, देन आपका आएगा ब्राह्मणी, देन आपका महानदी, देन तुंगभद्रा। एंड और एक सीक्वेंस ये देखो पेनगंगा, गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा, ये सारे नॉर्थ के साउथ अरेंज किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो पेनगंगा, गोदावरी, भीमा एंड तुंगभद्रा, तो वहाँ पर भी तुंगभद्रा था देखो पहले वाला में, तो पेनगंगा, गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा, पहले वाला में दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा। अब देखो सहायक, जास्कर, स्पीति, सतलुज, सहायक, जास्कर, स्पीति, सतलुज, नॉर्थ टू साउथ, सहायक, जास्कर, स्पीति, सतलुज, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेसिकली, आप कैसे भी याद रखो वो आपकी मैटर है। ऐसे तो मेरे को तो याद नहीं रह पाया, ठीक है, याद नहीं रह पा क्या बोलूँ, याद हो नहीं रहा इसे, ठीक है, भूल रहा हूँ बार बार। सहायक, जास्कर, स्पीति, सतलुज, देन देखो सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, भाईगाई, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, भाईगाई। अब गंगा, तापी, गोदावरी, कावेरी, गंगा, तापी, गोदावरी, कावेरी, अगर ऐसे तो आप
मैप अगर आपको याद रहेगा तभी आप कर पाओगे, वरना एग्जाम हॉल में जाकर कन्फ्यूज हो जाएगा। तो ये तो मैप के थ्रू पढ़ना होगा, ठीक है। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, चलिए एक बार पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन द अर्ली 1970s अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। चिपको डिड नॉट बिगिन एज ए मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन बट प्राइमरीली एज एन इकोनॉमिक स्ट्रगल, द रूट ऑफ विच ले इन रूरल एंड पीजेंट प्रोटेस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुआ था, क्योंकि मेरे को एक वेबसाइट मिला था, उसके शॉर्ट्स भी मैंने शेयर किया था कि एग्जाम रोबोट बोल के। तो वहाँ पर आप कोई भी टॉपिक दोगे तो मतलब बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस दे रहा है, वहाँ पर लिखा भी है कि कौन सी साल में कौन सी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन। तो मैंने वही से ये सारे स्टेटमेंट्स उठाया है, तो ध्यान से सुनिएगा। चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन द अर्ली 1970s अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। चिपको डिड नॉट बिगिन एज ए मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन बट प्राइमरीली एज एन इकोनॉमिक स्ट्रगल, द रूट ऑफ विच ले इन रूरल एंड पीजेंट प्रोटेस्ट। So it was not a conservation movement in the beginning. Now चिपको movement was basically against deforestation. फेमस चिपको मूवमेंट, फिर कंजर्वेशन क्यों नहीं है? तो अगले पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो डेफिनेटली, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप खुद जाकर गूगल में सर्च कर सकते हो, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन गूगल से ही लिया गया है। हो सकता है कुछ गलत बता दे गूगल, तो उसमें मेरा क्या गलती। हाँ चलिए, तो चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। फेमस चिपको मूवमेंट एसोसिएटेड विद ट्रीज, द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। तो देखो ये पर स्टेटमेंट एक तरफ से सही है, क्योंकि पहले जब स्टार्ट हुआ था तभी इकोनॉमिक स्ट्रगल था, बाद में ये डिफॉरेस्टेशन, अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन फॉर एनवायरमेंटल, ये सारे जो है इशूज़ रेज किया गया ना, ठीक है। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा इन 1973 एंड रेज द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज अ मूवमेंट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म एज इट्स ब्रॉडेंड एजेंडा and demanded that local communities should have control over their natural resources. अब देखो कुद्रेमुख माइन, सो आयरन ओर फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम मैंगलोर एंड मारमागांव पोर्ट, ठीक है। कुद्रेमुख माइंस में जो अभी तो ये बंद हो गया है, देखो द कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड शट डाउन इट्स माइनिंग ऑपरेशंस रिसेंटली। अब क्यों बंद हो गया वो आप सर्च करो, क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर्ड ऑल माइनिंग एक्टिविटीज टू बी स्टॉप्ड इन कुद्रेमुख बिकॉज ऑफ नेशनल पार्क दैट इज प्रेजेंट देयर। तो रीजन भी यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है। अब देखो कुद्रेमुख हिल्स जो है वो कर्नाटक में लोकेटेड है। तो कुद्रेमुख माइंस में जो भी आयरन ओर मिलता था वो कौन से पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता था? मैंगलोर एंड मारमागांव पोर्ट के थ्रू, ठीक है। कुद्रेमुख माइंस कर्नाटक में लोकेटेड है, याद रखना। सूरत इज नोन एज द डायमंड सिटी एंड इज द सेंटर ऑफ द ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री। Now, Surat processes more than 90% of the world's diamonds, which are then traded in Mumbai. यहाँ पर वर्ल्ड की बात कर रहा है कि 90% of the world's diamonds, not just India, okay. Now, Digboy is known as the oil city of Assam, where the first oil well in Asia was drilled. The first refinery was started here as early as 1901. Digboy has the oldest oil well in operation. अब क्यूमुलोनिम्बस, तो ये क्लाउड है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स ऑल्सो नोन एज थंडर हेड्स आर एसोसिएटेड विद हेवी डाउनपोर्स, हेलस्टॉर्म्स, लाइटनिंग एंड टॉर्नेडो। तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब ये इस टाइप का क्लाउड अगर बन गया तो सबसे ज़्यादा बारिश होगा, मतलब ठीक है। कॉज द हेवीएस्ट डाउनपोर, तो देखो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कॉज द हेवीएस्ट डाउनपोर। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा पे है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक। अब शुगर बाउल, तो ब्राज़ील इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने डाटा देखा क्योंकि क्यूबा पहले जाना जाता था, तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि हाउएवर इन 2017-18 ब्राज़ील बिकेम द वर्ल्ड लीडर इन शुगर प्रोडक्शन विद अबाउट 38.9 मिलियन मेट्रिक टन्स एंड क्यूबा वाज प्रीवियसली नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड अंटिल 1960। इतना भी पुराना कैसे हो सकता? तो इसका थोड़ा चेक कर सकते हो आप। व्हेन इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर, तो ये ऑप्शन में ब्राज़ील नहीं था तो क्यूबा ही होगा। अगर क्यूबा ना होकर या फिर क्यूबा हो ब्राज़ील हो तो आई थिंक ब्राज़ील करना सही रहेगा, क्योंकि आई थिंक आड्डा 24/7 से ये जो रिजल्ट निकल के आया था। तो अब चेक कर लो ना। फ्रूट बाउल, तो हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, ठीक। अब देखो हॉर्स लैटिट्यूड हमने पहले ही पाया था, हॉर्स लैटिट्यूड की मेंशन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो द हॉर्स लैटिट्यूड इट इज़ द लैटिट्यूड बेल्स बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वेयर winds are light and variable. Horse latitudes are high pressure belts. The permanent wind that blows from the horse latitude to the equatorial region is known as trade wind. Subtropical high pressure belts are otherwise called horse latitudes, ठीक है।
अब देखो ग्रासलैंड्स के बारे में जानते हैं, तो प्रेरीज पार्ट ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स नॉर्थ अमेरिका। नाउ सावानाज, तो ए टाइप ऑफ vegetation that grows in hot seasonally dry climate. Savannas are found on either side of the equator on the edges of the tropical rainforest. सेल्वा जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तैगा तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोम है। तैगा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोम, स्ट्रेचेज अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। द वर्ड taiga is Russian for forest. The taiga is located between the tundra and temperate forest just south of the Arctic Circle. It's characterized by coniferous forest primarily made up of pines, spruces and larches. Now Rostow, the 5 stages has given by Rostow, that is traditional society, preconditions to take off, drive to maturity and age of high mass consumption. तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ रोस्टोज मॉडल। तो आपको सभी स्टेज याद रखना पड़ेगा। तो पहला स्टेज क्या था, ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन प्रीकंडीशंस टू टेक ऑफ, देन थर्ड स्टेज में हुआ टेक ऑफ, फोर्थ स्टेज में हुआ मैच्योरिटी एंड फिफ्थ स्टेज में हुआ हाई कंजम्पशन। ठीक है। Now knowledge pyramid, so like other hierarchy models, the knowledge pyramid has rigidly set building blocks. Data comes first, information is next, then knowledge follows and finally wisdom is on the top. ठीक है। तो नॉलेज पिरामिड में सबसे नीचे क्या है, डेटा है, उसके बाद इंफॉर्मेशन है, देन नॉलेज है, देन आपका विजडम है। तो ये 4 ब्लॉक्स है। ठीक, 4 लेवल्स है। अब देखो ग्रोथ पुल स्ट्रैटेजीज, तो कंसिडरेशन इज ऑल्सो गिवन टू द फेलियर, अबैंडनमेंट एंड नॉन एडॉप्शन ऑफ द स्ट्रैटेजी एंड टू द रीजंस फॉर दिस। इट इज आर्ग्यूड दैट ग्रोथ पुल स्ट्रैटेजी हैज नेवर बीन evaluated in terms of an adequate conceptual framework and the rudiments of one such framework आर आउटलाइन। तो क्वेश्चन इसके बारे में था कि क्यों ग्रोथ पुल स्ट्रैटेजी फेल हुआ था। तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिला, बट उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। ठीक है। तो फिर से एक बार पढ़ लो आप, कंसिडरेशन इज ऑल्सो गिवन टू द फेलियर, मतलब क्यों किया था ग्रोथ पुल स्ट्रैटेजीज। तो ड्यू टू अबैंडनमेंट एंड नॉन एडॉप्शन ऑफ द स्ट्रैटेजी एंड टू द रीजंस फॉर दिस। तो क्या है ना, अबैंडनमेंट एंड नॉन एडॉप्शन। ठीक है। और सेकेंड थिंग, इट इज आर्ग्यूड दैट ग्रोथ पुल स्ट्रैटेजी हैज नेवर बीन इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ एन एडिक्वेट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड द रूडिमेंट्स ऑफ वन सच फ्रेमवर्क आर आउटलाइंड। बाय द वे, नाउ ग्लोबल सिटी, सो ग्लोबल सिटी is a city that has significant influence on the global economic, cultural and political landscape. These cities are typically centers of international finance, business and trade and they often serve as hubs for transportation and communication networks. याद रखना, ये ग्लोबल सिटी क्या है ना, इकोनॉमी पे जोर देता है ये। ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप, नॉट जस्ट पॉपुलेशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक। दे आर ऑल्सो नोन एज पावर सिटीज, वर्ल्ड सिटीज, अल्फा सिटीज एंड वर्ल्ड सेंटर्स। नाउ रिवर सतलुज के बारे में कुछ जानते हैं। द रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया फ्रॉम टिबेट थ्रू दी शिपकिला पास। तो रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू दी शिपकिला पास and the pass is located in Kinnaur district of Himachal Pradesh. So Shipkila Pass is located in Kinnaur district of Himachal Pradesh. The Satluj river originates from Lake Raksastal in Tibet. The Satluj river originates from Raksastal in Tibet. It is a tributary of the Indus river. It is a tributary of the Indus river. Satluj is a tributary of the Indus river. Now fringing reef. So a coral reef that is directly attached to the shore of an island or continent. Fringing reef क्या है? A coral reef that is directly attached to the shore of an island or continent. That is called fringing reef. ठीक है। तो ये अटैच टू दी शोर लाइन होगा, दैट इज फ्रिंजिंग रिफ। ना देखो स्पेशल रेजोल्यूशंस, तो डिफरेंट सेंसर दिया हुआ था, तो इसको अरेंज करने के लिए बोला था कि अरेंज दी सैटेलाइट्स इन हायर ऑर्डर स्पेशलिजेशन और लाइक था। तो TM, तो ये जो है थीमेटिक मैपर, ये जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनिंग सेंसर दैट हैज ए स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ 30 मीटर्स। तो ये वैल्यू जितना कम होगा उतना क्या होगा, उसका स्पेशल रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो ये बात देखो लास्ट पॉइंट में लिखा है मैंने सेकंड लास्ट में कि द हायर द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज द स्मॉलर द पिक्सल साइज एंड द ग्रेटर द डिटेल। नहीं, ये नहीं, स्पेशल लास्ट पॉइंट, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ 30 मीटर्स इज हायर देन 60 मीटर्स इन रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग। अ स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर स्पेशल रिजोल्यूशन इंडिकेट्स फाइनाइट डिटेल एंड मोर क्लैरिटी इन कैप्चरिंग फीचर्स ऑन द ग्राउंड। तो जी वैल्यू जितना कम होगा उसका क्लैरिटी उतना ज़्यादा होगा या फिर इमेज क्वालिटी उतना अच्छा होगा। तो TM इसका क्या रिजोल्यूशन है, 30 मीटर्स। तो यही आपको याद रखना है कि इसका रिजोल्यूशन 30 मीटर्स है। लिस 4 का देखो 5.8 मीटर है और लिस 3 का क्या है, लिस 3 का है 23.5 मीटर है। और बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, तो एक बार पढ़ दूँ क्या, मैंने पढ़ देता हूँ। लिस 4 प्रोवाइड्स अ ग्राउंड रिजोल्यूशन ऑफ 5.8 मीटर एट नादिर एंड द लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर 3 लिस 3 सेंसर हैज ए स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ 23.5 मीटर्स एंड ए टेम्पोरल रिजोल्यूशन ऑफ 24 डेज। तो देखो ये देखो 120 मीटर से ओके 24 डेज है लिस 3 का टेम्पोरल रिजोल्यूशन
और क्या हमने पढ़ा AWIFS। तो AWIFS कवर्स 740 किमी ऑर्बिटल स्वाथ एट अ रिजोल्यूशन ऑफ 56 मीटर्स विद ए 5 डे रिपीट साइकिल। तो यहाँ पर सबसे कम हमको क्या मिला, LIS-4 का, LISS-4, इसका 5.8 मीटर है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम देखो किसका होगा स्पेशल रिजोल्यूशन, AWIFS का, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन 56 मीटर है, ठीक है। देन आपका होगा TM, देन आपका होगा LIS-3, देन आपका होगा LIS-4। तो ऐसे करके अरेंज जो भी हो, क्वेश्चन पेपर जब शेयर करूँगा तब आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर करके वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो वो वीडियोज़ में भी बनाऊँगा और टेलीग्राम चैनल पे भी वो पेपर आपको मिल जाएगा। मैंने हालांकि अभी कुछ नहीं अपलोड किया, ये मैप वगैरह बोला था अपलोड कर दूँगा, बट अभी तक नहीं हो पाया, कर दूँगा मैं, ठीक है। 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, बट एक भी पेपर ना अपलोड किया, एक भी माइंड मैप भी ना अपलोड किया, सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा। नाउ GIS, तो रॉजर टॉमलिंसन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ GIS माना जाता है। नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ो। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द मिक्स ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेट इन एन एरिया चेंजेस ओवर टाइम। Gradually, these communities replace one another until a climax community, like a mature forest, is reached, or until a disturbance, like a fire occurs. Ecological succession is a fundamental concept in ecology. Ecological succession के बारे में एक PDF मैंने रीड आउट किया है, तो आप जाके वो देख सकते हो, तो आपका भी पढ़ा हो जाएगा। और आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगा, क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को दिया हुआ था। Now succession describes the sequential appearance and disappearance of species in a community over time. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन यही है कि एक स्पीसीज आएगा, एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक नया स्पीसीज आएगा, तो वही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, तो ऐसा चीज़ का कोई अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, बट देखो यहाँ कुछ था कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो मैंने इसको सर्च किया और यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन का कंपोनेंट यहाँ पर नोट डाउन किया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये तो रहेगा, देखा स्लोप रहेगा, इंटरसेप्ट रहेगा। तो मैंने जब क्वेश्चन देखा मेरे को लगा कि यार इंटरसेप्ट ये नहीं होगा, बट एक्चुअल में वो नहीं है। ऐसा ही होता है, मेरा गट फीलिंग्स हर जगह काम करता है, बट एग्जाम हॉल में गट फीलिंग्स मेरा गलत होता है, मतलब मैं जो सोचता हूँ वही आंसर होता है, ठीक है। जो मतलब ऐसा है कि जिसको मैं सोचता हूँ कि यार ये आंसर नहीं होगा, वही आंसर होता है, और आंसर एक्चुअली गलत करके आता हूँ मैं। चलिए, तो इंटरसेप्ट के बारे में देखो। द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज जीरो, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू क्या रहता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू जीरो है तो वो वैल्यू का हम इंटरसेप्ट बोलेंगे, और ये कंपोनेंट है रिग्रेशन इक्वेशन का। और एक होता है रेसिडुअल या फिर दी इरोड टर्म। तो ये सारे कंपोनेंट है, देखो 5 कंपोनेंट है रिग्रेशन इक्वेशन का, याद रखो। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्लोप। स्लोप क्या है ना, द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा चेंज किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज हुआ, तो उसको हम स्लोप बोलते हैं। और इंटरसेप्ट क्या है ना, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू जीरो है तब डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू क्या है, उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब रेसिडुअल और इरोड टर्म, ये तो पता है, कुछ डिविएशन हुआ, कुछ हुआ तो उसको रेसिडुअल बोलते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करो कि कंपोनेंट्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन क्या क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरसेप्ट, स्लोप एंड रेसिडुअल और द इरोड टर्म, ठीक है। अब आते हैं पॉपुलेशन पिरामिड पे। तो ए पॉपुलेशन पिरामिड दैट हैज फेयरली स्ट्रेट साइड्स, ठीक है, स्ट्रेट साइड्स, पूरा स्ट्रेट साइड, मोर लाइक अ बैरल, shows a population with a falling birth rate and a rising life expectancy। एज इट इज़ याद रखो इसको कि जिसका से बैरल लाइक हो, या फिर जो बेस से एकदम ऊपर तक, ठीक है, कोई स्टीप हो, मतलब कोई क्या बोलते हैं उसे, बहुत सारे शेप्स होते हैं ना, तो इसको बैरल लाइक एज ए रेक्टेंगल शेप आप इमेजिन कर सकते हो। तो उसका मतलब ये है कि बार्थ रेट तो कम रहा है, फॉलिंग बार्थ रेट, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। नाउ रैपिडली टैपरिंग टॉप और कॉन्केव स्लोप सजेस्ट दैट हाई डेथ रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है। अब देखो इंडिया क्लाइमेट के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो क्लाइमेट हमारा मानसून टाइप है। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम व्हिच मीन्स सीजन ड्यू टू इंडियन लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड। थस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मानसून टाइप। नाउ सिंदरी, सो ये वेल नोन फॉर ए लार्ज फर्टिलाइजर फैक्ट्री। सिंदरी ये एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लोज्ड इन 2002। सिंदरी इज एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप विद इन द धनबाद म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ द झारखंड। तो सिंदरी एक झारखंड में एक टाउन था जहाँ पर एक फैक्ट्री था, फर्टिलाइजर फैक्ट्री था, वो 2002 में क्लोज कर दिया गया।
अब देखो कोडरमा, कोडरमा क्या है ना, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये एक फेमस फॉर वर्ल्ड वाइड माइका माइनिंग। तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर माइका माइनिंग एंड स्पेशली फॉर रूबी माइका, स्पेशली फॉर रूबी माइका, रूबी माइका। ये सारे डिटेल्स तो नहीं पाते बट आप सर्च कर सकते हो। तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ माइका माइनिंग के लिए फेमस है, झारखंड में लोकेटेड है, स्पेशली रूडी माइका के लिए, रूबी माइका के लिए फेमस है, रूबी माइका। नाउ रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, कि साउथ इंडिया में शुगर प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, या फिर हो रहा है। तो पहला रीज़न ये है कि हायर यील्ड पर यूनिट हेक्टर ऑफ लैंड एंड शुगर कंटेंट इन द शुगर कैन ऑफ साउथ इज मोर देन दैट इन द नॉर्थ एंड साउथ एंड वेस्ट इंडिया हैज लॉन्गर क्रैशिंग सीजन ड्यू टू कूलर क्लाइमेट। तो क्रैशिंग सीजन का मतलब क्या है ना, जो होती है ना कि हार्वेस्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करने के लिए जो टाइम बचता है, या फिर कुछ ऐसा ही सर्च किया था मैंने तो मिला था ChatGPT से आई थिंक। तो अब एक बार आप देख सकते हो कि क्रैशिंग पीरियड क्या होती है, ठीक है, क्रैशिंग सीजन तो वो ज़्यादा होता है साउथ में। अब देखो चेनाब रिवर के बारे में जानते हैं, कितना है, कंप्लीट होगा क्या, क्योंकि जाना है मेरे को एक जगह। अरे नहीं हो पाएगा लग रहा है, देखते हैं। तो चेनाब रिवर के बारे में देखो, द चेनाब ओरिजिनेट्स नियर द बारालाचा पास इन जास्कर रेंजेस लाहौल स्पीति रीजन। चेनाब रिवर ओरिजिनेट्स इन बारालाचा पास इन लाहौल स्पीति रीजन और जास्कर रेंज से ये ओरिजिनेट होता है। इतना याद रखो कि बारालाचा पास के थ्रू पास से जास्कर रेंज में ये ओरिजिनेट होता है लाहौल स्पीति रीजन में चेनाब रिवर। और द चेनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स चंद्रा एंड भागा एट तंडी, ठीक है, इस प्लेस का नेम है तंडी, जहाँ पर चंद्रा एंड भागा मिलके चेनाब को बनाता है। और इट फॉल्स इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द अपर हिमाचल प्रदेश। इट इज ऑल्सो नोन एज द चंद्रभागा इन इट्स अपर रीजन्स। इट रन्स थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एरिया एंड इनटू पाकिस्तान पंजाब प्लेन्स। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान इज एंटाइटल्ड टू द Chenab's water. On this river, the Bagalier Dam was built. Chenab Bridge, the world's highest railway bridge, spans the river in Jammu and Kashmir. Chenab Bridge, the world's highest railway bridge, स्पैन्स द रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन सी रिवर में लोकेटेड है, चेनाब रिवर में लोकेटेड है, और ये ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में है, और डेफिनेटली इंडिया क्या है। अब हिमालयज के बारे में जानते हैं। द माउंटेन बिल्डिंग इन हिमालयज बिगन अबाउट 45 मिलियन ईयर्स एगो। माउंटेन बिल्डिंग ऑफ हिमालयज बिगन अबाउट 45 मिलियन ईयर्स एगो when the continental plates of India and Eurasia converged on each other। यानी हिमालय 45 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, इसका एज है 45 मिलियन ईयर्स। नाउ इंडिया पॉपुलेशन आउट ऑफ एवरी 6, सॉरी यहाँ पर भूल गलत लिख दिया मैंने, 6% नहीं है, 6% होगा वो, 6% ऑफ द वर्ल्ड 1 इज एन इंडियन, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते, नहीं करेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा ये अभी इसको, ठीक है चलो। द 2019-2021 डेटा शो दैट अबाउट 16.4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी, ठीक है। तो पॉवर्टी रेट कितना है, 16.4% है। अब देखो इंसुलेशन, मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स और द क्लाउडनेस इज द लीस्ट। इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन दैन द ट्रॉपिक्स। टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टाइड्स के अंदर ये तीनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रहता है, हाइड्रोलिक, काइनेटिक, ग्रेविटेशनल। द प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स वाज प्रोपाउंडेड बाय विलियम हुयोएल। देखो यूजीसी नेट लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है पीजीटी में। तो मोह स्केल क्या है ना, यूज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल्स एंड 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मुंबई इज द लार्जेस्ट मिलियन प्लस सिटी इन इंडिया फॉलोड बाय दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। एग्रीकल्चर देखो, बेंच ट्रेसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्लोप्स एंड स्टेबल सॉइल्स, लो लैंडस्लाइड रिस्क एंड दे आर बिल्ट इन एरियाज विद स्लोप्स ऑफ अप टू 55%, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में वो बेंच ट्रेसेस यानी जो स्टेप बाय स्टेप कल्टीवेशन किया जाता है उसको बेंच ट्रेस बोलते हैं। तो वो अप टू 55% स्लोप तक उसको किया जाता है, और ये जो है स्टीप स्लोप में बेंच ट्रेस को बनाया जाता है। तो एक्चुअली इसके बारे में क्वेश्चन था कि कौन सी स्लोप में बनाया जाता है, तो स्टीप स्लोप में बेंच ट्रेसेस बनाया जाता है। नाउ डेड सी, ये आपका इजराइल एंड जॉर्डन के बॉर्डर में लोकेटेड है, और ये साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट में है डेफिनेटली। नाउ नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में कुछ जानना होगा आपको कि करमंडल एंड रायलसीमा ऑफ इंडिया रिसीव द मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। Coromandel and Rayalaseema of India receives the majority of their rainfall from the northeast monsoon. The northeast monsoon brings substantial rainfall to Tamil Nadu, coastal Andhra Pradesh, Rayalaseema,
पुडुचेरी, केरला एंड साउथ इनर कर्नाटक। तमिलनाडु रिसीव्स 48% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो कहाँ कहाँ देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण बारिश होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में होता है, पुडुचेरी में होता है, केरला में होता है और साउथ इनर कर्नाटक में भी होता है। नाउ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ किया कर सकते हैं हम, या फिर कौन कब कब यूज़ कर सकते हैं। देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव टीवी सेट्स इन अ लॉट ऑफ 50, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देगा, तो उसके लिए हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की यूज़ करेंगे। देन वाटर लेवल इन रिजर्वायर, ये भी लगभग नॉर्मल रहता है हर जगह, एक मीन ठीक ठाक रहता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स जंपिंग रेड लाइट एट ए क्रॉसिंग ऑफ ए रोड इन अ सिटी, तो ये चैट जीपीटी में इसको डालो और बोलो कि यार एक्सप्लेन करो, तो आपको चीज़ें समझ में आ सकता है। मैंने वही किया और जो याद आ रहा मेरे को थोड़ा थोड़ा, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, बट वही कि यार ये सारे जो फैक्ट जो कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन यहाँ पर बताया गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर, तो यहाँ पर क्या है ना कि हमको एक मीन जो मीन मीडियन मोड होता है ना, मीन वो देखने को मिलेगा एक क्लियर कट, तो इसलिए जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो बुक्स एंड ऑथर्स, तो ये यूजीसी नेट लेवल का क्वेश्चन है बट यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। तो पॉपुलेशन जियोग्राफी 1965 में लिखा गया था क्लार्क जे.आई. क्लार्क के द्वारा। देन जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स, तो ये ट्रेवर था, वर्ल्ड पैटर्न जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स याद रखना, ट्रेवर था। ये प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी ये था आपका जेलिंस्की, एंड जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन बिजाउ गार्नियर, जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन बिजर गार्नियर, पॉपुलेशन जियोग्राफी क्लार्क, जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन बिजाउ गार्नियर, ये प्रोलॉग ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी होती है जेलेंस्की, ये जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स होते ट्रेवर था। नाउ कोरल रीफ के बारे में जानिए। दे आर जनरली एब्सेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिकॉज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैज कोल्ड करंट्स, ठीक है। तो कोल्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में कोरल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड करंट है। एंड दे फ्लरिश इन वार्म ट्रॉपिकल ओशन, से आपको पता है, विथ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स इंडिया नागी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1978 विथ इट्स हेडक्वार्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ये, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स कहाँ पर लोकेटेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। अब देखो बायोस्फीयर, तो द टर्म बायोस्फीयर वाज कॉइन्ड इन 1875 by the geologist Edward Swiss, who defined it as the place on Earth's surface where life dwells। तो कितने सारे नए इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है ना आपको, मेरे को तो बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं सुना था, कभी नहीं पढ़ा था, तो जो कि PYQ के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि बुक पढ़ने में उतना क्या बोलता हूँ मिलता नहीं, कभी कभी बुक में इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बुक है यार, डियर कुल्लर का, और कोई बुक नहीं है मेरे पास। तो चलिए मेरे को यहीं से पढ़ना है सारी चीज़ें इंटरनेट से अभी के लिए, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो है एडवर्ड स्विस ने फर्स्ट यूज किया था, ये एक जियोलॉजिस्ट था इन्होंने एक, ठीक है, 1875 में। नेक्स्ट देखो भदल स्ट्रीम, तो द रावी रिवर हैज बुधील, बायरा, सियूल, टंटगिरी, सेवा, चिचिंद नाला, भदल, ऊज, बीन एंड बसंतर एज मेजर ट्रिब्यूटरी। तो भदल स्ट्रीम क्या है, बेसिकली एक रवि रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक। भदल स्ट्रीम एक रावी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। अब देखो आप ऐसे पढ़ लोगे तो शायद याद नहीं रहेगा, बट आप POSQ के थ्रू पढ़ोगे तो हो सकता है आपका याद रह जाए, कहीं ना कहीं एक स्कीमा बन जाए आपका दिमाग के अंदर, ठीक है। तो बादल स्ट्रीम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रवि रिवर। नाउ हिमाचल प्रदेश की ट्राइब देखो, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज है तो एंड 5.7% बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू researchtrend.net ट्राइब्स ऑक्यूपाई 40% ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो 40% ऑफ एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑक्यूपाइड बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया, दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। तो हमारा शेष हो गया एंड पे चला है। हिमाचल प्रदेश के बारे में और कुछ चीज़ें जान लो। द बारासिगरी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल, तो ये हिमाचल प्रदेश में है बारासिगरी ग्लेशियर, एंड इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालयज आफ्टर गंगोत्री एंड द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो गंगोत्री जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है। तो हमने पहले बोल दिया था ना कि यार सियाचिन सबसे बड़ा है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर गंगा जहाँ से उत्पन्न होते हैं वो नहीं यार, ये भी तो नहीं लिखा गया, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। इंडिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन है? सियाचिन है, गंगोत्री है, या फिर कुछ और है? तो यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया आपका क्या बारासिगरी ग्लेशियर,
द बारासिगरी ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। द ग्लेशियर इज 30 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड्स फीडिंग दी चेनाब रिवर, ठीक, एंड चेनाब रिवर को फीड करता है बारासिगरी ग्लेशियर। द सुत्री ढाका ग्लेशियर इज ऑल्सो लोकेटेड इन दी चंद्रा वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो और एक ग्लेशियर का नाम हमको मिला हिमाचल प्रदेश का, सुत्री ढाका ग्लेशियर। ऐसे आप HP मतलब हिमाचल प्रदेश में ही बिलोंग करते हो और वहाँ का स्टेट वगैरह या फिर जो भी एग्ज़ाम्स वहाँ पर लिया जाता है वो अगर दोगे तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। बाकी सारे स्टेट के लिए या फिर ऑल इंडिया लेवल के लिए आई डोंट थिंक कि इतना सारे पूछेगा, बट हाँ चेनाब रिवर का फीडिंग कौन ग्लेशियर करता है ये तो पूछा जा सकता है ना, ठीक है। या फिर आपको पूछ लिया कि सुत्री ढाका ग्लेशियर कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ऑल इंडिया एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नाउ केरला के बारे में थोड़ा जानते हैं। द टैगलाइन ऑफ फॉर केरला टूरिज्म इज गॉड ओन्स कंट्री, ठीक है। तो द टैगलाइन वाज यूज्ड टू हाईलाइट केरला इज नेचुरल ब्यूटी एंड लेस एक्सप्लोर्ड एरियाज। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या टैगलाइन यूज़ करते हैं केरला के लिए, ये गॉड्स ओन टेरिटरी। The tagline was created in 1989 by Walter Mendez, a creative director at an Indian advertising agency at the request of the Kerala government's tourism department। तो ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हो कि किसने बनाया था, वाल्टर मेंडेज ने। बट ये जरूर याद रखना कि गॉड्स ओन कंट्री, दिस इज द टैगलाइन ऑफ केरला टूरिज्म, ठीक है। तो यहीं पे ये जो मैंने नोट डाउन किया था इस पेपर से कि PGT 2016 और ये हिमाचल प्रदेश का था, तो वहाँ से मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन नया आपको मिले होंगे। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हो या फिर खुद से गूगल में रिसर्च कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।